नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज साइकोलॉजी की अगली क्लास के साथ में मैं आ चुका हूं और अधिगम के सिद्धांत के 5वें पार्ट में आपका स्वागत करते हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पावलोव और स्किनर। बिल्कुल वही उदाहरण आप देखेंगे जो ऐसे के ऐसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हो सकता है कि इनमें से कोई उदाहरण आपको परीक्षा में भी मिल जाए। सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुबंधन के पिता के नाम से जाने जाते हैं। अनुबंधन के पिता के नाम से इनको जाना जाता है ईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है ना। इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम है पुरातन अनुबंधन। पुरातन अनुबंधन, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। संबंध प्रत्यावर्तन, शास्त्रीय अनुबंधन, अनुबंधन का नियम, अनुबंधन का नियम। ये इतने सारे इन्होंने नाम दिए। पुरातन अनुबंधन कह सकते हैं, संबंध प्रत्यावर्तन, शास्त्रीय अनुबंधन, अनुबंधन का नियम। तो ये सारे नाम अगर आते हैं और इनसे रिलेटेड आपसे पूछा जाता है तो आपके पावलोव ही आएगा। अनुकूलित अनुक्रिया भी कह सकते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का नियम, अनुकूलित अनुक्रिया का नियम, अनुक्रिया का नियम। आइए इसको समझते हैं और इनमें से कुछ भी आ जाए तो ईपी पावलोव, इन्होंने जो ये थ्योरी दी वो 1904 में दी। इसको ध्यान में रखें, 1904 में दी। जो प्रयोग अपन ने देखा है कि ज्यादातर जो है जब प्रयोग किए जाते हैं वो जानवरों पर पहले किए जाते हैं। इन्होंने भी एक जानवर पर प्रयोग किया और इन्होंने जिस पर प्रयोग किया वो था कुत्ता। कुत्ते पर प्रयोग किया। अब जो है ये कुत्ते पर प्रयोग किया ये नहीं पूछा जाता और प्रश्न थोड़ा सा और इसको स्तर को कठिन करते हुए ये पूछ लेते हैं कि इन्होंने कुत्ते की कौन सी ग्रंथि पर प्रयोग किया। तो इन्होंने जो कुत्ते की ग्रंथि पर प्रयोग किया वह थी, ये ध्यान में रखें आप, पैरोटिड ग्रंथि। कुत्ते की कौन सी ग्रंथि पर प्रयोग किया? पैरोटिड ग्रंथि। ये लार से संबंधित ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि पर इन्होंने स्पेशल अध्ययन किया और ये थ्योरी दी। आपको पैरोटिड ऐसे याद रखना है कि आप अगर पावलोव याद रख लेते हैं तो पावलोव याद रखें तो ये प से पैरोटिड भी याद रखें आप। और किया किस पर है? कुत्ते पर किया है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसको समझते हैं कि इन्होंने जो थ्योरी दी वह थ्योरी है क्या। इसमें से कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसमें से मैं कुछ यहां लिख देता हूं। एक तो है स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक। तो एक हो जाएगा अस्वाभाविक, अस्वाभाविक। समझते हैं इसको, अभी अच्छे से देख लेना। अस्वाभाविक, इसके बाद में आपके कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें बहुत जने कंफ्यूज होते हैं इसे स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक। अब स्वाभाविक उद्दीपक जो होता है वो UCS होता है, यानी कि अनकंडीशनल। इसे कह सकते हैं अननुबंधित, अननुबंधित उद्दीपक। तो अस्वाभाविक उद्दीपक जो होगा वह अनुबंधित हो जाएगा, अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित या UCS इसे कहते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल यानी कि इसके साथ में कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है। खाना है, अपन को भूख लगी है, खाना अपने सामने आएगा तो अपने मुंह में पानी आना ही है, तो अनकंडीशनल है। इसके साथ में कोई नहीं। जब स्वाभाविक होती है, मानवीय स्वभाव से या किसी के भी स्वभाव से जो क्रिया होती है वह अनकंडीशनल होती है, अननुबंधित। इसके साथ में कोई अनुबंधन किसी तरह का नहीं होता है। और अनुबंधित वह होती है जिसमें कृत्रिम उद्दीपक हो जाता है, कृत्रिम उद्दीपक। यानी कि यहां पर क्या है, अनुबंधन काम में आता है, अनुबंधन हो जाता है। और इन दोनों के बाद में जो एक व्यवहार निकल कर आता है, व्यवहार वो कैसा होगा? एक तो होगा अननुबंधित,
अननुबंधित रेस्पॉन्स और एक होगा अनुबंधित अनुबंधित रेस्पॉन्स। कृत्रिम उद्दीपक या कृत्रिम उद्दीपक या अस्वाभाविक उद्दीपक के बाद जो व्यवहार सामने आता है वह अनुबंधित होता है, और स्वाभाविक उद्दीपक के बाद में जो व्यवहार सामने आएगा वो अनुबंधित होगा। अनुबंधित होगा तो उसका अनुबंधित हो जाएगा अनुबंधित और अनुबंधित, ठीक है ना। अनुबंधित होगा उसे कहा जाएगा यूसीआर, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, जिसके साथ में कोई कंडीशन नहीं है, वो होना ही है, इसके साथ में किसी तरह की कोई भी शर्तें लगी हुई नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है इसके साथ। और ये होगा सी आर, ये होगा सी आर यानी कि कंडीशनल रेस्पॉन्स। ये सी आर किसके साथ में अटैच रहता है, ये इसके साथ में अटैच रहता है, और ये यूसीआर किसके साथ में सॉरी यूसीआर किसके साथ में रहता है, स्वाभाविक उद्दीपक के साथ में यूसीआर रहता है। यानी कि ये भोजन है, मान लीजिए, अब इसका उदाहरण क्या होगा अपना, भोजन। भोजन देने पर अब जो एक चीज और उन्होंने जिसको ध्यान दिया जिस पर, वो थी लार, कुत्ते की लार। भोजन देने पर लार का आना क्या कैसी क्रिया है, भोजन देने पर लार का आना अननुबंधित है, यूसीआर है, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है, इसके साथ में कोई कंडीशन नहीं है। भोजन देने पर लार आएगी, ठीक है ना, क्योंकि यह स्वाभाविक है, भोजन देखकर हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। और फिर क्या करता है वो, इसके साथ में एक घंटी बजाता है, और ये अस्वाभाविक उद्दीपक जो है ना वह क्या है आपके, घंटी। अब पावलोव क्या करता है कि कुत्ते को भोजन देने का जब समय होता है ना, कुत्ते को भोजन देता है उसी समय एक घंटी बजाता है, और ऐसा काम क्या है वो दोहराता है बार 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 बार। तो 15 दिन, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, अब कुत्ते का उसके साथ में घंटी के साथ भी संबंध बच गया कि जब जब मुझे भोजन मिलता है तब तक भी ये घंटी की आवाज आती है। तो जैसे घंटी की आवाज आती है तो उसके अब लार आने लग जाती है कुत्ते के, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका अनुबंधन हो गया। अब वो जो है कंडीशनल रेस्पॉन्स देने लग गया, और कृत्रिम उद्दीपक जो घंटी था उसके साथ में वह अपने सी आर यानी कि कंडीशनल रेस्पॉन्स देने लग गया। उसका अब अनुबंधित जो है वह इसके साथ में अनुबंधन हो गया और अनुबंधित व्यवहार देने लग गया। अब भोजन नहीं देने पर भी सिर्फ घंटी बजाता है, फिर बाद में लास्ट में क्या करता है, भोजन देता नहीं है, सिर्फ घंटी बजाता है, और वह देखता है कि कुत्ते के मुंह में पानी आने लग जाता है, लार आने लग जाती है। तो यानी कि यह अनुबंधन हो चुका है, और इसी चीज को इसने यहाँ पर सिद्ध किया है। एक से दूसरी बार आप इसको देख लेंगे अगर, तो यह चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप एक चीज ध्यान में रखें, मुझे पता है इसमें आप कंफ्यूज होते हैं, एक चीज ध्यान में रखें कि भोजन क्या है, स्वाभाविक है। भोजन क्या है, भोजन देखकर पानी आना स्वाभाविक ही है, तो भोजन क्या है, स्वाभाविक है, इसके साथ में कोई अनुबंधन नहीं है, तो अनुबंधित उद्दीपक है, और इसके साथ में लार आना भी जो है वह अनुबंधित रेस्पॉन्स है, यानी कि यूसीआर है, अनकंडीशनल है, इसके साथ में कोई कंडीशन नहीं है। और घंटी जो है वह आपके क्या है, अनुबंधन है। घंटी क्या है, अनुबंधन है, कंडीशनल रेस्पॉन्स, इसे बोलते हैं सीएस, कंडीशनल स्टिमुलस। और कंडीशनल स्टिमुलस को देखकर जब लार आती है तो वह आपके हो जाती है सी आर, यानी कि कंडीशनल रेस्पॉन्स। यही चीज क्लियर होनी चाहिए, ये चीज क्लियर हो गई तो पावलोव का सिद्धांत पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने का, और मुझे पता है कि आप इसको अच्छे से समझ भी जाएंगे। अब चलते हैं इसके उदाहरण की तरफ कि इसमें कौन कौन से उदाहरण पूछे जाते हैं, परीक्षा में कैसे उदाहरण आते हैं, ये किस किस पर लागू होता है। तो देखिए इसमें एक शास्त्रीय अनुबंधन आता है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर जो है शास्त्रीय अनुबंधन आता है ना, मैंने लिखा है यहाँ शास्त्रीय अनुबंधन जो आता है उसके अंदर क्या होता है, एक तो इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे कि इसमें इसके जो उदाहरण आएंगे, आपको इसे ट्रिक कह सकते हैं आप, इसके जो उदाहरण आएंगे उसमें आपको ये शब्द मिलेंगे, डर, भय, ठीक है ना, आदत, ये सारे शब्द आपको उन उदाहरणों में मिलेंगे, और ये उदाहरण मैं आपको बताने भी वाला हूं। और ये उदाहरण, अच्छा चलिए अब उदाहरण की तरफ ही अपन चलते हैं। देखिए मान लीजिए कि आप खाना खाकर पूरी तरह से तृप्त हो चुके हैं, ठीक है, पेट भरे ने खा लियो, दापे ने खा लियो। अब दापे ने खा लियो भी बाद में कहीं के वो कंडीशन, मतलब अगर कोई वह नहीं तो ही मतलब रेस्पॉन्स मिलेगा, अनकंडीशनल वह कौन, क्योंकि आप पेट भरकर खा चुके हैं तो अनकंडीशनल तो होगा नहीं। लेकिन पास की टेबल पर, अब कहीं होटल में खाना खाने गए और पास की टेबल पर देखा कि आपकी पसंदीदा मिठाई रसमलाई या फिर रसगुल्ले या मलाई घेवर या गाजर का हलवा
या और भी बहुत सारी मिठाइयाँ, मावे की कचौरी या कुछ भी, ठीक है ना, वो आपकी पसंदीदा चीज वहां पर आती है, तो आपके वापस वो कंडीशनल रेस्पॉन्स मिलने लग जाता है, फिर वापस मुंह में पानी आने लग जाता है। तो यह आपके किसके अंदर जाएगा, ये आपके पुरातन अनुबंधन यानी कि ये पावलोव वाले इसके अंदर आपके चला जाता है। और उदाहरण देता हूं मैं आपको, ऐसे का ऐसे मान लीजिए कि आप कहीं मार्केट से जा रहे हैं और पानी पूरी की लारी देखकर मुंह में पानी आना, यह भी आपके इसके अंदर चला जाता है। ऐसी सारी चीजें जिसमें अनुबंधन कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि पानी पूरी आप पहले कभी खा चुके हैं, आपको उसका टेस्ट पता है, और उसके बाद में आप जो रेस्पॉन्स देते हैं तो वह फिर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और देखो आपके ऊपर उदाहरण देता हूं, जब हम छोटे थे और क्लास में पढ़ते थे, तो जब मास्टर जी क्लास से बाहर चले जाते थे कभी, ठीक है ना, तो उस समय में क्या कि हाँ हुल्ला बहुत करते, कागज के गोटे बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकते और बहुत सारी चीजें ऐसी करते थे हम, और मतलब बदमाशी करते थे खूब, हो हुल्ला। और एक भय हमारे दिमाग में क्या रहता था कि मास्टर जी वापस कोई ना कोई आएंगे, और आएंगे तो मार भी सकते हैं। तो भाई मास्टर जी नहीं भी आते और मान लीजिए कि चपरासी कक्षा में आ जाता है या कोई दूसरा व्यक्ति ही ऐसा आ जाता है, और फिर क्या देखते हैं अपन के एकदम सब जो है अपनी जगह पर चुपचाप बैठ जाते हैं, भागकर इधर उधर गिड़ पड़ के एक जगह बैठ जाते हैं और एकदम शांति हो जाती है। फिर देखते हैं कि अरे यार वो तो रामलाल है, और इस तरीके का जो रेस्पॉन्स मिलता है वह आपके आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे कैसे, और उदाहरण बताता हूं मैं आपको कि बच्चा कोई अपने घर में जैसे बीमार है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए, अपन हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर साहब सफेद कोट वोट पहन कर बैठे हैं, और उसके बाद में डॉक्टर साहब इंजेक्शन लिखते हैं और इंजेक्शन उसके लगा भी देते हैं, और जब इंजेक्शन लगता है तो उसके दर्द हो जाता है, दर्द से डर बैठ जाता है, और वो दर्द का संबंध हो जाता है डॉक्टर साहब के सफेद कोट से। अब भले डॉक्टर साहब नहीं है तो और किसी सफेद कोट वाले व्यक्ति को वह देखेगा बच्चा, तो वह वैसे ही रोने लग जाएगा, क्योंकि इसका अनुबंधन उस चीज के साथ में हो चुका है। बच्चे के लिए अपन मार्केट से मेले में जाते हैं और गुब्बारे लेकर आते हैं, बच्चा बहुत खुशी खुशी गुब्बारों से खेलता है, बहुत समय तक खेलता है, और कभी ऐसे एकदम से हो जाता है कि गुब्बारा फूट जाता है एकदम से, और फूटता है और बच्चा डर जाता है, चमक कर रोने लगता है। क्यों? फिर अब उसका गुब्बारे से क्या हो जाता है, अनुबंधन। अब उसके एक डर बैठ गया अगर, तो वह गुब्बारे को देख कर ही रोने लगेगा कि ये कभी ना कभी फूटेगा और ये मुझे डराएगा। ऐसे का ऐसे दीपावली के पटाखों के साथ में भी बैठती है बच्चों के ये बातें, कि पटाखे फोड़ते हैं बच्चे तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो पटाखों से डरते हैं एकदम, ठीक है ना, फिर ऐसी कोई चीज देखकर डरने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि फिर जैसे 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 अभ्यास हो जाता है, वो आदी हो जाते हैं उसके, तो उनका जो है आदी होने से उनका डर थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, और ऐसे में जो अनुबंधन होता है वह शास्त्रीय अनुबंधन होता है। इसमें भी थोड़ा सा फर्क है। शास्त्रीय अनुबंधन में क्या होता है कि अभ्यास और आदत से जब वह चीज जो उसके आदी होने लगते हैं और डर कम होने लगता है, भय कम होने लगता है, आदत का निर्माण होने लग जाता है, उसे कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन। तो इनमें भी देखो थोड़ा सा चेंज है, यदि वह कंडीशनल रेस्पॉन्स ऐसा देता रहता है और ऐसी चीज जो अनुबंधन हो जाती है, लेकिन अनुबंधन के बाद धीरे धीरे उसकी आदत का निर्माण हो जाता है, तो वह शास्त्रीय अनुबंधन के अंदर जाती है। ऐसा ही एक सवाल पूछा भी गया था परीक्षा में, जिसमें यह कहा था कि राजू और एक खरगोश राजू के पास में लाकर रखा, और जब खरगोश उसके पास में देते एक अलग तरह की आवाज करते, जिससे उसका डर उसके साथ में अनुबंधन हो गया। अब जैसे ही खरगोश पास में लाते वो डरने लगता, और धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ में क्या हुआ कि वह खरगोश के साथ में देखते हैं कि खेलने लगता है, तो वह फिर वहां पर क्या हो जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन उसका उसके साथ में क्या है, संपर्क बैठ जाता है, उसका उसके साथ में संपर्क बैठ जाता है, अनुबंधन बैठ जाता है, बंध बैठ जाता है, संबंध बैठ जाता है, ठीक है ना। तो यह शास्त्रीय अनुबंधन के अंदर आ जाता है। ऐसे ढेर सारे उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण है जिसमें अपन, चलिए और मैं उदाहरण बता देता हूं। मैंने यहाँ पर आपके लिए कम से कम 10-15 उदाहरण मैंने लिख कर रखे हैं, उसमें से ही कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। बच्चों को नाम सिखाने के लिए यह अनुबंधन बहुत काम में आता है। मान लीजिए कि अपने घर में दीपावली की सफाई की, और दीपावली की सफाई करते हैं तो कई चीजों की जो है जगह चेंज कर लेते हैं, जगह बदल देते हैं। अब अपने जो है मान लीजिए कि बाइक की चाबी किसी एक जगह पर टिंगाने की आदत थी, की चेन पर, ठीक है ना, की स्टैंड पर। अब उसकी स्टैंड की जगह जो है अपने घर में मम्मी पापा या किसी ने भी जो है उसकी जगह बदल दी। अब अपन क्या करते हैं, उसकी जगह तो बदल दी लेकिन अपनी आदत वहीं चाबी टिंगाने की थी, अपन सीधे वहां जाते हैं, फिर ध्यान आता है कि अपना वहां पर दूसरी जगह कर दिया। तो ये भी क्या है, एक तरह का अनुबंधन ही था। किसी बच्चे को मान लीजिए कि जल्दी उठाना है, जल्दी उठाना है, तो उसकी मम्मी जो है उसे बहुत बार कहती है। अब क्या करती है कि उसकी मम्मी भी एक आदत डालती है उसकी, कि उसे आवाज देने के साथ में लाइट चालू कर देती है।
तो लाइट चालू करने से क्या उसका अनुबंधन लाइट के साथ में बैठ जाता है। आवाज के साथ में तो स्वाभाविक होता है, लेकिन लाइट के साथ में थोड़े दिन बाद में क्या करती है उसकी मम्मी, आवाज देना बंद कर देती है, सिर्फ लाइट चालू कर देती है और चला जाता है, बच्चा उठ जाता है। ये सारे के सारे उदाहरण आपके किस पर काम करते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन, पुरातन अनुबंधन, अनुकूलित अनुबंधन का नियम और पावलोव ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया है, इस पर यह उदाहरण काम करते हैं। मैंने कोशिश की आपको अधिक से अधिक उदाहरण बताने की, और इसी तरीके के और जो भी उदाहरण होते हैं, एक बार ये थ्योरी पूरी समझ में आ गई आपके और अनुबंधन चीज समझ में आ गई, तो फिर इसमें से कैसा भी उदाहरण आ जाए आप गलत नहीं करके आओगे, और ऐसे ही उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? अपन नियमित रूप से क्लास दे रहे हैं। एक मॉडल पेपर वाला मैंने कल वीडियो डाला था, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो मैं आई बटन में फिर से दे दूंगा, देख लेना मॉडल पेपर सॉल्व करने का तरीका, और मॉडल पेपर से संबंधित जितने भी सवाल आपके द्वारा पूछे गए थे उनका उत्तर मैं कल दे चुका हूं। आज अपन अधिगम के सिद्धांत में पढ़ रहे हैं, और ये अपन ने पूरा पढ़ लिया है पुरातन अनुबंधन पावलोव का। अब चलते हैं अपन स्किनर की ओर, और स्किनर के क्रिया प्रसूत नियम को समझते हैं और उदाहरण भी समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना स्किनर का है, बीएफ स्किनर। किसने दिया यह सिद्धांत? बीएफ स्किनर। किसने दिया? बीएफ स्किनर। स्किनर अब देखिए कंडीशन रीट वालों के साथ में ऐसी हो चुकी है कि स्पिनर के नाम आता है ना। अब जैसे आईपीएल स्टार्ट हो गए, एक रीट से संबंधित कोई विद्यार्थी मुझे कल मिला और मैंने उसे कहा कि वो रवि बिश्नोई कौन सी टीम में है, उससे पूछा मैंने। वो क्या है, क्रिकेट का थोड़ा शौकीन आदमी है, तो मैंने उससे पूछा कि रवि बिश्नोई कौन सी टीम में है भैया? तो के कौन सा, वो स्किनर? मैंने कहा स्किनर नहीं है, वो स्पिनर है। अरे सर के तैयारी में इतने डूबे हुए हैं, वो स्पिनर और स्किनर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। स्पिनर ही स्किनर बने हुए हैं और स्किनर ही स्पिनर बने हुए हैं, अब सारा यही है। तो मतलब कि तैयारी में बहुत शिद्दत से डूबे हुए हैं। आपको भी ऐसी ही तैयारी करनी है। अब आपके लिए स्पिनर नहीं, अब आपके लिए स्किनर ही है, स्किनर को पढ़ना है आपको। ये इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो 1938 में दिया था, और इन्होंने जिस पर प्रयोग किया वह चूहा और कबूतर। चूहा और कबूतर, इन दोनों पर इन्होंने प्रयोग किया था। इनके जो सिद्धांत का नाम था वह सक्रिय अनुबंधन। सक्रिय अनुबंधन, इसका और नाम है अपने नैमित्तिक अनुबंधन। इसे ध्यान में रखें आप, इसी से समझ में आएगा ये सारे चीज। नैमित्तिक अनुबंधन। और क्या नाम है? क्रिया प्रसूत का नियम। क्रिया प्रसूत का नियम। यदि शब्द हमें समझ में आ गए एक बार, और शब्द जो है बहुत कम किताबों वाले समझाते हैं, बहुत कम गाइड वाले समझाते हैं इन शब्दों के अर्थ, और एक बार शब्दों के अर्थ समझ में आ गए तो नियम वैसे ही समझ में आ जाता है। और फिर उदाहरण देख लिए अपन ने, तो अपने अधिगम के सिद्धांत इतने कठिन नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ सक्रिय अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन या क्रिया प्रसूत क्या होता है। इसमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो आपको ध्यान में रखना है प्रसूत व्यवहार, प्रसूत व्यवहार, और एक होती है अन्वेषी क्रियाएं। अन्वेषी क्रियाएं। अब देखिए प्रसूत व्यवहार क्या होता है। प्रसूत व्यवहार होता है ऐच्छिक क्रियाएं होती है जो बिना किसी उद्दीपक के वे ऐच्छिक क्रियाएं जो बिना किसी उद्दीपक के ऐसे ही की जाए, अपनी मर्जी से की जाए, तो वह प्रसूत व्यवहार कहलाती है। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 3 या 4 महीने का छोटा बच्चा, आप सभी ने देखा होगा, वह अपने हाथ पैर जो है ऐसे ही हिलाता है, बिना कोई उसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उद्दीपक पाने का उसका उद्देश्य नहीं है, वो ऐसे ही जो है अपने हाथ पैर हिलाता रहता है। लेकिन फिर भी उसके कभी हाथ में कोई चीज, खिलौना आसपास या फिर झूले पर लटकाई हुई छोटी सी झूमर या कोई भी ऐसी चीज हाथ में आ जाती है, तब वो उसको पकड़कर जो है देखने लगता है, उसको समझने की कोशिश करने लगता है। यही उसका क्या होता है? प्रसूत व्यवहार होता है। जो बिना किसी उद्दीपक के की गई क्रियाएं जो होती है वह प्रसूत, उसको जो व्यवहार दर्शाता है वह प्रसूत व्यवहार कहलाता है। तो अन्वेषी क्रियाएं क्या होती है? प्रसूत व्यवहार को दर्शाने के लिए जो क्रियाएं की जाती है वह अन्वेषी क्रियाएं कहलाती है, जो अपन भी इस उदाहरण में अपन देखेंगे भी। नैमित्तिक अनुबंधन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यह किसी चीज को पाने के निमित्त किया जाता है, किसी चीज को पाने के निमित्त किया जाता है, किसी चीज को पाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। सक्रिय अनुबंधन क्योंकि ये पर्यावरण में क्या है, सक्रिय रहकर अन्वेषी व्यवहार करता है, अन्वेषी क्रियाएं करता है, इसलिए इसे सक्रिय अनुबंधन भी कहते हैं। यही है इन शब्दों का अर्थ, और इन शब्दों के अर्थ को समझ लिया तो अपने लिए ये अधिगम बिल्कुल ही सरल है। तो ये दो चीजें अपने समझ में आ चुकी है। अब देखते हैं कि इन्होंने प्रयोग क्या किया। इन्होंने प्रयोग क्या किया कि एक चूहे को और एक कबूतर को अलग अलग
एक पिंजरे में डाल दिया, उसको दिखने वाला कोई उद्दीपक नहीं था जो उसे दिख रहा हो कि उसे प्राप्त करने के लिए बिल्कुल ही नहीं करेगा। वो किस में था। और हाँ, इसे एक चीज और कहते हैं, अपने थॉर्नडाइक का पढ़ा था वो तो कौन सा था, एस आर थ्योरी था, लेकिन इसका एस आर नहीं है, इसका कौन सा है, आर एस थ्योरी। रेस्पॉन्स करता है, उसके बाद में इसको स्टिमुलस मिलता है। वहां पर क्या था, स्टिमुलस सामने था, मछली या मछली की गंध सामने थी, उसके बाद में उसको पाने के लिए रेस्पॉन्स करता है। यहाँ पे रेस्पॉन्स पहले किया जाता है और स्टिमुलस बाद में मिलता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखें, इसे आर एस थ्योरी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी चूहे को और कबूतर को अंदर डाल दिया, उनको कोई भी यहाँ पर स्टिमुलस नहीं, उद्दीपक नहीं दिख रहा था, लेकिन वो क्या करते हैं, अन्वेषी क्रियाएं करते हैं, स्वैच्छिक क्रियाएं करते हैं अन्वेषी, जैसे कि पंजे से पिंजरे को कुरेदना, चोंच मारना, ठीक है ना, काटना, ये सारी जो है उनकी अन्वेषी क्रियाएं थी, ये अन्वेषी क्रियाएं करते हैं। और फिर क्या है, इन अन्वेषी क्रियाओं में एक जो है पैर या चोंच उसके लीवर पे लग जाता है और निश्चित मात्रा में उन्हें भोजन की प्राप्ति हो जाती है, दाने या फिर जो भी भोजन की प्राप्ति हो जाती है, जिन्हें वो ग्रहण कर लेते हैं। और ऐसा ही धीरे धीरे बार बार करते हैं। तो इसमें प्रयास का तो सारे के सारे इनमें व्यवहारवादी में है ही, तो प्रयास करते हैं बार बार और उसके बाद में उसका अनुबंधन उनसे हो जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब सीधा ही लीवर दबाकर वो भोजन को प्राप्त करने लग जाते हैं। यही इनकी थ्योरी कहती है, आर एस थ्योरी कहती है। अब ये थ्योरी कहाँ कहाँ काम आती है, बस एक बार समझ में आ जाए तो छोटे छोटे से सिद्धांत है। ये थ्योरी कहाँ कहाँ काम में आती है, इसके उदाहरण कैसे होते हैं। तो मान लीजिए कि आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं, तो बच्चे को पता है कि ये बाहर से आए तो कुछ ना कुछ इनके पास में मिल सकता है। अभी क्या मिलेगा वो उसे पता नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ मिल सकता है, तो उनसे बहुत ही प्रेम से और चिकनी चुपड़ी बातें करता है, बिल्कुल अच्छे से, ताकि वो उससे खुश हो जाए और कुछ ना कुछ जेब में से निकाल कर दे दे। तो ये आता है नैमित्तिक अनुबंधन, यानी सक्रिय अनुबंधन के अंदर आता है। आपने देखा होगा, यदि आपके छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई बहन है, या कोई भी भतीजे भांजे जो भी है, तो उन्हें अगर अपन किसी काम से अपन मार्केट जाते हैं और उन्हें घर पे रख के जाते हैं कि तू घर पे रहना, टीवी देखना, या ऐसे हम अभी आ रहे हैं, तो जैसे वो बाइक की आवाज आती है कि तो गए, और वह कहाँ भागता है, किचन की तरफ भागता है, और वह कह मारवाड़ी में क्या, हंजीड़ा करे, हो जा होजी करे, ढूंढता है कोई ना कोई चीज इधर उधर, कभी फ्रिज में देखेगा, कभी अलमारी में देखेगा, कभी किसी बर्तन में देखेगा, कुछ ना कुछ मिल जाए, ऐसी कोई चीज मिल जाए जो लिमिट में मिलती थी, लेकिन ये गए हैं तो मैं अपनी मर्जी से पूरी खा सकता हूँ सारी, और ऐसी चीजें कभी मिल भी जाती, चॉकलेट वॉकलेट, तो वो खाकर जो है उनके कचरे को ठिकाना लगा देता है ताकि पता नहीं चले। तो ये सारा व्यवहार उसका जो होता है बच्चे का, वह इस अनुबंधन के नियम के अंतर्गत आ जाता है, सक्रिय अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन के अंतर्गत आता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र चलाते हैं, मान लीजिए कि रेडियो चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, अपने कैमरा काम में लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज काम में लेते हैं, वो सारे चलाने अपने इस अनुबंधन के अंतर्गत आता है, क्योंकि उनको चलाने के पीछे कुछ ना कुछ निमित्त होता है, उनसे कुछ ना कुछ अपने उत्पाद प्राप्त होता है, तो वो चीजें प्राप्त होती है, तो बहुत सारी चीजें आपके इसके अंतर्गत आ जाती है। ऐसे ही उदाहरण एक दो और मैं बता दूं आपको, अच्छे परिणाम को प्राप्त करने के लिए पढ़ना भी एक इसके अंदर है। एक आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एक उदाहरण है कि मान लीजिए कि अभी तो जैसे एग्जाम की डेट पता है, हम जब तैयारी करते थे हमें एग्जाम की डेट पता नहीं थी, फिर भी हम मतलब बिल्कुल जी जान से तैयारी ऐसे करते थे जैसे कल ही एग्जाम है। तो लक्ष्य का मतलब कि एग्जाम का पता नहीं होने पर भी सक्रिय क्रियाएं की जाती थी बिल्कुल, तो उसे भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। मान लीजिए कि एग्जाम की डेट का पता नहीं है, वैकेंसी का कोई पता नहीं है, फिर भी उसके लिए दिन रात मेहनत करना, तो वह इस अनुबंधन के नियम के अंतर्गत आ जाता है। ये सारे ऐसे कोई भी नियम यदि पूछे जाते हैं तो वो आपके आरएस थ्योरी यानी कि स्किनर के अंतर्गत आ जाएंगे। बीएफ स्किनर, बुरहस फ्रेडरिक स्किनर के अंदर 1938 में ये थ्योरी दी गई, इसके अंतर्गत ये आ जाती है। और ये अधिगम के मुख्य मुख्य सिद्धांत थे। कल अपन अगले इसकी अधिगम की अगली क्लास में फिर से पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे अब, सामाजिक अधिगम, गेस्टाल्टवादी थ्योरी, ये सारे अपन पढ़ेंगे, अल्बर्ट बंडूरा को पढ़ेंगे, है ना। ये सारी चीज अब अपन अगली क्लास के अंदर देखेंगे। इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से नोट कर लेना मुख्य मुख्य पॉइंट, और यहीं से सवाल आते हैं, ज्यादा बाहर से आते नहीं है। इस तरह इसका यही है लगभग। कोई बहुत ज्यादा यदि किताब वाला डीप देता है तो वो इतने डीप सवाल आते नहीं है। मान लिया कि 2018 का पेपर बहुत मतलब इस साइकोलॉजी का बहुत स्तरीय था, लेकिन पिछले सारे पेपर देखे जाए टेट के और रीट के, तो स्तर क्या है बनाकर चलते हैं। जो जिस लेवल की परीक्षा उस लेवल का इन्हें एग्जाम का स्तर बनाकर चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप 3rd ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं और आपको सुपर गजेटियर स्तर का पेपर दे दिया जाएगा, बिल्कुल ही नहीं होता। जैसे कि अब इन्होंने 2018 में क्या किया था कि साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा टफ दे दी थी, तो जीके को बहुत ही सरल दे दिया था,
बिना मतलब बहुत नॉर्मल तैयारी करने वाला भी उसमें 45 से 50 सवाल आराम से सही करके आ सकता था। तो कहीं ना कहीं उसको फिर इस तरीके से वो मेंटेन करते हैं। हम जैसे 2016 वाला पेपर था, तो 2016 वाला पेपर पूरा ही स्तरीय था, साइकोलॉजी भी लेवल की थी, इतनी भी ज्यादा कठिन भी नहीं थी कि उसे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि कहां से सवाल आया, वैसा भी नहीं था। जिसने अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, वो अच्छे से कर सका है, ठीक है ना। और जीके भी बहुत व्यवस्थित स्तरीय आया था, ऐसा भी नहीं था कि कहीं पता ही नहीं चले कहां से आया, और ऐसा भी नहीं था कि कोई भी सीधी नॉर्मल सी तैयारी में भी उसे कर पाए, ऐसा भी नहीं था। तो स्तर को बनाकर चलते हैं, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं देते, आपको आपका लेवल पता होना चाहिए और उस तरीके से ही आपको तैयारी करनी है। मिलते हैं अगली क्लास में, इसे अच्छे से पढ़ लेना, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।